Today we will be discussing interference in thin film. जब किसी वाटर सरफेस के ऊपर स्प्रेड ऑयल फिल्म या किसी थिन ग्लास प्लेट से लाइट वेव रिफ्लेक्ट होती है या रिफ्रैक्ट होती है, तो रिफ्लेक्टेड वेव्स आपस में इंटरेक्ट करके इंटरफेरेंस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। वैसे ही ट्रांसमिटेड जो वेव है वो भी आपस में इंटरेक्ट करके इंटरफेरेंस इफेक्ट क्रिएट करती है। हम यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव का केस कंसिडर करेंगे। दिस इज द फिगर फॉर इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। यहाँ पर SP1 एक इंसिडेंट वेव है which is incident on the surface of a thin film of thickness T and refractive index mu। यह इंसिडेंट वेव नॉर्मल से आई इंसिडेंट एंगल बनाकर इस फिल्म पर इंसिडेंट होती है। यहाँ पर P1R1 रिफ्लेक्टेड रेज है, ऐसे ही P2R2 है और P3R3 है, जबकि C1T1 C2 और T2 इस थिन फिल्म से रिफ्रैक्टेड पारगमित वेव है। जब कोई वेव किसी टू डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया हो और उस बाउंड्री पर कोई वेव इंसिडेंट होती है, तो उसका पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है और पार्शियल ट्रांसमिशन होता है। यही केस यहाँ पर है। जब SP1 किसी इस टी मोटाई की फिल्म थिन फिल्म पर इंसिडेंट होती है, तो उसका कुछ पार्ट P1R1 रिफ्लेक्ट हो जाता है सेम मीडियम में, और उसका शेष पार्ट है वो डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाता है। जो डिफ्रैक्टेड पार्ट है P1C1 है, वो उसका फर्दर रिफ्लेक्शन होता है उस डेंसर मीडियम में ही C1P2 डायरेक्शन में। फिर C1P2 जो वेव है उसका लाइटर मीडियम में उसका रिफ्रैक्शन होता है और P2C2 डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होता है सेम मीडियम में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब ये इंसिडेंट रे किसी लाइट मीडियम से इस डेंसर मीडियम इसमें इंसिडेंट होती है, तो वह नॉर्मल की तरफ इंक्लाइन हो जाती है, झुक जाती है। लेकिन जब कोई वेव किसी डेंसर से लाइटर मीडियम में जाती है, तो वह नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो यहाँ पर एयर है, यहाँ पर भी एयर है, ये वाला डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। हम ये देखेंगे कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है R1 R2 R3 है, वो आपस में इंटरेक्ट करके एक इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करती है। ऐसे ही ये ट्रांसमिटेड रेज है, वो भी आपस में इंटरेक्ट करके और इंटरफेरेंस इफेक्ट क्रिएट करती है। अब वो कौन सी कंडीशन होगी तब इनसे बनने वाली फ्रिंज ब्राइट होगी या वो डार्क होगी, वो हम देखेंगे। सेम केस ही ट्रांसमिटेड रेज में हम देखेंगे। यहाँ पर जो C1P2 है उसका फर्दर रिफ्लेक्शन होता है, फिर उसका वापस से लाइटर मीडियम में कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट सेम मीडियम यानी डेंसर मीडियम में वापस इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता है। और C2 और T2 फिर उसका फर्दर रिफ्लेक्शन होगा C2 C3 में और उसका
रिफ्रैक्शन होगा C2 डायरेक्शन में। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। अब हम देखेंगे इसके कारण इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड रेज में। सबसे पहले हम रिफ्रैक्टेड रेज में इंटरफेरेंस को देखेंगे। देखिए यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या होगा? पाथ डिफरेंस होगा P1 C1 P2 माइनस P1A। दिस वन पाथ P1 C1 P2 इन मीडियम और P1A इन एयर। अब जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है किसी वेव के द्वारा किसी मीडियम में, तो उसकी डिस्टेंस लिखने का तरीका ये है कि जो डिस्टेंस है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर इस मीडियम में जो रे है उसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस है वो है P1 C1 प्लस C1 P2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस P1A। अब यहाँ पर P1A क्योंकि एयर में है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 होता है तो लिखा नहीं गया है, बट म्यू इंटू P1A है जहाँ पर म्यू की वैल्यू 1 है। तो दिस इज द पाथ डिफरेंस विच इज़ गिवन बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर हमें P1 C1 और C1 P2 को कैलकुलेट करना है और P1A को कैलकुलेट करना है, ताकि इक्वेशन फर्स्ट में उनको पुट करके हम पाथ डिफरेंस निकाल सकें। अब यहाँ पर P1 C1 और C1 P2 को कैलकुलेट करना है हमें। इसमें एक कोसाइन फार्मूला लगाएंगे P1 C1 और C1 P2 में, P1 C1 और C1 P2 में। तो cos R इक्वल्स टू T अपॉन P1 C1, T अपॉन P1 C1 cos R सेम ही हो जाएगा C1 P2 के लिए भी। और दिस इज इक्वेशन सेकेंड। एंड क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है, ट्राइंगल है ए P1 P2, उसमें एंगल ए P1 P2 वो 90 माइनस आई है और एंगल P1A P2 है वो 90 है। तो ऑब्वियसली एंगल P1 P2 A है वो आई हो गया, एंगल आई हो गया। अब P1A को कैलकुलेट करना है। P1A के लिए साइन आई को देखेंगे, साइन आई हो जाएगा P1A अपॉन P1 P2, P1A अपॉन P1 P2 विच मीन्स P1A इक्वल्स टू P1 P2 साइन आई। अब P1 P2 है उसको भी बाइफरकेट कर दिया, P1N प्लस N P2। इसको हम इस फिगर की सहायता से इसका tan i लेके और इक्वेशन 3 निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू P1A इक्वल टू 2T tan R साइन आई। अब इक्वेशन 2 और 3 वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा डेल्टा 1 विच इज इक्वल्स टू 2 म्यू T कोस R माइनस 2T tan R साइन आई। और म्यू की वैल्यू साइन आई अपॉन साइन आर पुट करेंगे तो फाइनली 2 म्यू टी कोस आर, ये पाथ डिफरेंस मिल गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रेज है P1 R1 P2 R2 वो डिफरेंट मीडिया से रिफ्लेक्टेड है, यानी एक तो इस बाउंड्री से रिफ्लेक्टेड है P1 R1 तो इस बाउंड्री से इस पॉइंट से रिफ्लेक्टेड है, जबकि जो दूसरी रेज है P2 R2 है वो इस मीडियम में जाकर फिर वापस इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस इस डेंसर मीडियम से उसका रिफ्लेक्शन होता है। इस वजह से इनमें पाथ डिफरेंस, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस λ/2 हो जाता है, यानी इसमें जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो डेंसर मीडियम के सरफेस से हो रहा है। तो इनमें एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस λ/2 का हो जाता है विच इज इक्वल टू द फेज चेंज ऑफ पाई। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस है वो हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 माइनस λ/2 है।
यानी जो P2R2 वेव है, रे है, उसमें एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस λ/2 हो जाता है, उसको माइनस कर देंगे तो जो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस है वो आ जाएगा हमारे पास में 2μt cos r माइनस λ/2. दिस इज़ द पाथ डिफरेंस फॉर रिफ्लेक्टेड रेज. अब यहाँ पर हम दोनों केस डिस्कस करेंगे कि कब फ्रिंज ब्राइट होगी और कब डार्क होगी. हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब जो पाथ डिफरेंस है वेव्स में वो n लैम्बडा हो. तो जो हमारे पास में इफेक्टिव पाथ डिफरेंस है 2μt cos r माइनस λ/2 वो इक्वल हो जाएगा λ/n लैम्बडा के. दिस इज द केस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. यह इस केस में दिस इज द केस इक्वेशन 5. अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है 2μt cos r इक्वल्स टू n प्लस हाफ लैम्बडा, तो रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरफेरेंस से ब्राइट फ्रिंज मिलेगी. सेकेंड वन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब रिफ्लेक्टेड रेज में पाथ डिफरेंस लैम्बडा का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं हो और मल्टीपल हो, विच मीन्स n प्लस 2n प्लस 1 प्लस या माइनस दोनों हो सकते हैं इसमें 2n प्लस 1 इंटू λ/2. इसको जो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस है उसके इक्वल्स रखेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी. दिस इज द केस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. यानी इक्वेशन 6 फुलफिल होगा तो हमें जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, यानी जो फ्रिंज होगी वो डार्क होगी. दिस इज द डिस्कशन फॉर इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड रेज. अब हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस इन ट्रांसमिटेड रेज. ट्रांसमिटेड रेज ये है दिस वन C1T2 एंड C2T2. इनमें रिफ्लेक्टेड इनमें जो इंटरफेरेंस है वो कब डिस्ट्रक्टिव होगा, कब कंस्ट्रक्टिव होगा, कब ये फ्रिंजें ब्राइट होगी और कब डार्क होगी, वो हम डिस्कस करेंगे. इंटरफेरेंस इन ट्रांसमिटेड रेज. यहाँ पर भी जो पाथ डिफरेंस है वो यही होगा C1P2C2 माइनस पाथ C1B इन एयर. तो यहाँ पर हम देखते हैं C1P2C2 माइनस C1B दिस वन C1P2C2 और C1B. दिस इज द पाथ डिफरेंस फॉर ट्रांसमिटेड रेज. अब यहाँ पर हमें C1P2 और P2C2 माइनस C1B की वैल्यू निकालनी है. यहाँ पर एंगल आर C1P2M. यहाँ पर देखिए जो एंगल है एंगल C2C1B वो 90 माइनस आई है और C1 एंगल C1B C2 है वो 90 है. तो ओब्वियसली जो एंगल BC2C1 है वो आई हो गया. यहाँ पर कोस आर निकालेंगे तो फाइनली वी गेट इक्वेशन 8. सिमिलरली C1B यहाँ पर इस इक्वेशन में साइन आई लगाएंगे, इस ट्राइंगल में साइन आई लगाएंगे एंगल C1BC2. तो साइन आई इक्वल्स टू C1B अपॉन C1C2 विच मीन्स C1B इक्वल्स टू C1C2 साइन आई. C1C2 को वापस से डिवाइड करेंगे C1M प्लस MC2 साइन आई इसमें, और C1MC2 है वो tan r, इसको यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 9 में. तो फाइनली वी गेट ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी जब हम इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9
इन दोनों को इक्वेशन 7 में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी, पाथ डिफरेंस। यहाँ पर म्यू की वैल्यू वही साइन आई अपन साइन आर पुट करेंगे तो फाइनली वी गेट इक्वेशन 10। इन दिस केस देर इज नो phase change due to reflection at C1 P2 because in either case the light is traveling from the denser to the rare medium, and hence the effective path difference between C1 T1 and C2 T2 is this one, 2 mu t cos r। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रिफ्रैक्टेड रेज है C1 T1 और C2 T2 है, उनमें एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि इनका रिफ्रैक्शन सेम मीडियम से ही होता है, डेंसर मीडियम से ही। जबकि जो रिफ्लेक्टेड रेज थी वो लाइटर मीडियम से आकर एक रेज का तो रिफ्लेक्शन लाइट मीडियम से हो रहा था, दूसरे का डेंस मीडियम से हो रहा था, तो वहाँ पाथ डिफरेंस था। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस नहीं होगा। तो इफ़ेक्टिव पाथ डिफरेंस है वही हो जाएगा 2 mu t cos r। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम जानते हैं कि जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्बडा होना चाहिए, तो 2 mu t cos r है वो n लैम्बडा इक्वल होगा तो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। यानी जो ट्रांसमिटेड लाइट है, ट्रांसमिटेड वेव्स है, ये ट्रांसमिटेड वेव्स है, उनमें पाथ डिफरेंस n लैम्बडा होगा तो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। और यदि इनमें पाथ डिफरेंस n लैम्बडा नहीं हुआ, लैम्बडा का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं हुआ, या n प्लस हाफ लैम्बडा हुआ, लैम्बडा बाई 2 हुआ, तो उस केस में यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, यानी ब्राइट फ्रिंज नहीं मिलेगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी। अब यहाँ पर एक देखने वाली और बात है कि रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरफेरेंस में और ट्रांसमिटेड रेज के इंटरफेरेंस में जिस कंडीशन में रिफ्लेक्टेड रेज में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, उसी कंडीशन में ट्रांसमिटेड रेज में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। या फिर यूँ कहें कि जिस कंडीशन में रिफ्लेक्टेड रेज में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, उसी कंडीशन में ट्रांसमिटेड रेज में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। यानी एक दूसरे के ये इंटरफेरेंस होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री इंटरफेरेंस होते हैं। तो दिस इज द केस फॉर कॉम्प्लीमेंट्री इंटरफेरेंस। There is one more special case, interference due to an infinitely thin film. This is the condition। यदि एक कंडीशन और हो, क्योंकि यहाँ पर हमने थिन फिल्म कंसिडर की है, उसकी एक डिसेंट विड्थ है t, यदि जो थिकनेस है इसकी t है वो बहुत कम हो, यानी इंटरफेरेंस ड्यू टू एन इनफाइनाइटली थिन फिल्म बहुत ही कम हो, टी की वैल्यू बहुत कम हो, तो यानी जो लैम्बडा है, वेवलेंथ है, उसके कंपैरिजन में टी की वैल्यू बहुत कम हो, लैम्बडा ग्रेटर देन टी हो, तो उस केस में जो इफ़ेक्टिव पाथ है, रिफ्लेक्टेड रेज का जो इफ़ेक्टिव पाथ है वो 2 mu t cos r माइनस लैम्बडा बाई 2 होता है। तो ये वाली इक्वेशन जैसे इसमें जो रिफ्लेक्टेड रेज का जो पाथ डिफरेंस है उसमें ये टर्म जीरो हो जाएगी। 2 mu t cos r माइनस लैम्बडा बाई 2 में जो फर्स्ट टर्म है 2 mu t cos r वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि t की वैल्यू बहुत कम है। तो इफ़ेक्टिव पाथ है वो हमारे पास आ जाएगा लैम्बडा बाई 2।
दिस इज़ द कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी। इसमें इफ़ेक्टिव जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 है। यदि हम ये तो रिफ्लेक्टेड रेज का केस है। यदि हम ट्रांसमिटेड रेज में देखें तो क्योंकि वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस नहीं होता है तो वहाँ पर पाथ डिफरेंस ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये है कि हम इनफाइनेटली थिन फिल्म लें और सेम प्रोसेस को दोहराएं तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा, यानी उनमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जबकि जो ट्रांसमिटेड रेज है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को सेटिस्फाई करेंगे। या हम दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसको यदि जो इनफाइनाइटली थिन फिल्म है उससे रिफ्लेक्टेड प्रकाश की तरफ से देखते हैं तो डार्क फ्रिंज दिखती है। और यदि हम उसको ट्रांसमिटेड लाइट की तरफ से देखते हैं तो फ्रिंजें ब्राइट मिलती है। तो दिस इज़ द केस फॉर इंटरफेरेंस ड्यू टू एन इनफाइनाइटली थिन फिल्म। थैंक यू।